बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ये लेक्चर में हम यूनिट 3 का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पिछली बार जनरल गाइडलाइंस रिलेटेड टू पीडियाट्रिक मेडिकेशन पे बात की थी और उसमें हमने आईवी मेडिकेशन, आईएम मेडिकेशन, ओरल और इसी तरीके से जो बाकी रूट्स हैं उसके हवाले से बात की थी और उसके नर्सिंग केयर के हवाले से, नर्सिंग एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की थी। आज हम एक दो तीन एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है वो पीडियाट्रिक डोजेस की कैलकुलेशन सीखेंगे। मेनली इस पे हमारा फोकस फार्मूले पे होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और लेकिन फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ द डोज ऑफ अ ड्रग। सो डोज का मतलब क्वांटिटेटिव अमाउंट, किसी भी मेडिसिन की वो अमाउंट जो हम किसी पेशेंट को देते हैं ताकि वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हमारे पास आ सके। आप सबको पता है कि दवाई की एक मिकदार होती है जो डॉक्टर हमें बता देते हैं और फिर मरीज़ वो मिकदार लेते हैं दवाई की, ताकि उससे जो उसके मेडिसिनल इफ़ेक्ट है वो ज़ाहिर हो जाए। तो उसको कहते हैं डोज ऑफ द ड्रग। दूसरा है सिंगल डोज। एक वक्त पे हम जितनी मिकदार लेते हैं दवाई की, चाहे वो एक टैबलेट हो, 2 टैबलेट हो, 4 टैबलेट हो, या 1 स्पून हो किसी सिरप का, 2 स्पून हो किसी सिरप के, तो ये सिंगल डोज कहलाता है। टोटल डोज या डेली डोज वो है कि वो मिकदार जो कि हम दिन में लेते हैं, 24 घंटे के अंदर जो थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मिकदार हम डिवाइडेड डोजेस में लें, मतलब दिन में 3 बार लें या 2 बार लें या 4 बार लें, लेकिन वो सब मिला के जितनी मिकदार बनाती है उसको हम टोटल डोज कहते हैं या डेली डोज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई 500 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन दिन में 2 बार ले रहा है तो टोटल डोज इसका 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से कोई और मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, तो अगर कोई इसका 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार ले रहा है तो ये मिला के 2000 मिलीग्राम या 2 ग्राम का डोज बन जाता है। इसके बाद है डोजेज रिजीम। सो द स्केड्यूल ऑफ डोजिंग मतलब ये है कि जो हमारे पास दिन में 4 बार, 3 बार, 2 बार डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक टाइमलाइन भी मेंशन होती है कि 10 दिन तक लेना है, 7 दिन तक लेना है, 15 दिन तक लेना है, दिन में 2 बार, 10 दिन तक लेना है, दिन में 3 बार, तो उसको डोजेज रिजीम कहते हैं। और इसका फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ डोजेस, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी कितनी है और साइज ऑफ डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ डोज। तो ये इसका फार्मूला है। आम तौर पे पीडियाट्रिक्स में हमारे पास डोजेज जो है वो बॉडी सरफेस एरिया और वेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। और बहुत सारे मेडिसिन के लीफलेट्स पे भी आप देख सकते हैं कि उसमें पीडियाट्रिक डोज को वेट के हिसाब से पर 24 आवर की रिकमेंडेशन के हिसाब से बता दिया गया होता है। सो आम तौर पे पीडियाट्रिक डोजेज जो है, यूजुअल पीडियाट्रिक डोज, वो अमाउंट होती है, मिकदार होती है दवाई की जो कि हम इन्फेंट या जो चाइल्ड पेशेंट होता है उसको देते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारे डिज़ायर्ड मेडिसिनल इफ़ेक्ट हैं उस दवाई के वो हमारे सामने आ सकें। आम पीडियाट्रिक डोज जो है वो हम जब बच्चे को देते हैं, जैसे अगर फीवर सेटल करना है तो हमने उनको जो है वो पैनाडोल या कैलपोल सिरप दे दी, तो वो एक यूजुअल पीडियाट्रिक डोज है। और यूजुअल डोजेज रेंज जो है वो क्वांटिटेटिव रेंज यानी मिकदार किसी भी दवाई की जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विद इन द गाइडलाइंस ऑफ यूजुअल मेडिकल प्रैक्टिस। के डॉक्टर कहे कि आईवी पैरासीटामोल इस बच्चे को देनी है 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, तो अगर एक बच्चे का वेट जो है वो 10 kg है तो उस बच्चे को 100 mg
पैरासीटामोल या प्रोवास जो है वो इन्फ्यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर कोई एंटीबायोटिक है और डॉक्टर कहे कि इसका वेट जो है बच्चे का 15 किलोग्राम है, तो इस बच्चे को 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से दे दें, तो वो हम 20 मल्टीप्लाई बाय 15 करके हमारे पास जितना डोज आ रहा है तो उसके हिसाब से वो डोज उस रेंज में देंगे। तो ये प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस जो होती है उसके हिसाब से जो डोज कैलकुलेशन होती है उसको कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मीडियन इफ़ेक्टिव डोज। मीडियन इफ़ेक्टिव डोज का मतलब ये है कि दवाई की वो अमाउंट जो कि हमारे पास डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट पैदा करे, और ये डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो है जब टेस्टिंग फेज़ में 50% इंडिविजुअल जिन पे वो दवाई टेस्ट की हुई होती है उसमें पैदा हो चुकी हो। फॉर एग्जांपल जब एक दवाई बन रही होती है तो जाहिर सी बात है वो रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स से गुजरती है और उसकी एफिकेसी चेक की जाती है। तो अगर 100 पेशेंट्स पे टेस्ट की जाती है और 50 पेशेंट्स में वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स पैदा करे तो वो मीडियन इफ़ेक्टिव डोज, जिस क्वांटिटी में उसने वो इफ़ेक्ट्स पैदा किए होते हैं उसको मीडियन इफ़ेक्टिव डोज कहा जाता है। मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब कि हर दवाई की, आप सबको पता है फार्माकोलॉजी जिसने पढ़ी है कि दवाई की एक भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है, और वो कंसंट्रेशन होती है कि जब दवाई जितने % उसने बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड प्लाज्मा में, तो वो जब वो अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को पहुंचती है तो वो अपना इफ़ेक्ट बहुत बेहतर तरीके से दिखाती है। तो उसको तो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कह रहे हैं मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब इतनी कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा या ब्लड के अंदर या पेशेंट के बॉडी के अंदर कि जो ड्रग जो है अपनी डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट किसी पेशेंट में दिखा दे। लेकिन वो कंसंट्रेशन मिनिमम मतलब ये है कि अगर उस कंसंट्रेशन से वो मेडिसिन कम होगी तो वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो वो अगर मिनिमम रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो कि जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस लिमिट तक पहुंचने के लिए उस दवाई की कि वो अपने डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स को शो करे। नेक्स्ट इज़ मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो ये भी उसी तरह के कॉन्सेप्ट है जिस तरह नाम से जाहिर है कि ब्लड सीरम के अंदर किसी भी मेडिसिन का कंसंट्रेशन का वो लेवल जो डोज रिलेटेड टॉक्सिक इफ़ेक्ट को पैदा करे। मतलब ये है कि अगर एक दवाई जो है वो 500 मिलीग्राम तक सेफ़ है पीडियाट्रिक्स में, और अगर वो 500 की लिमिट को क्रॉस कर दें, 550 तक पहुंच जाए, 530 तक पहुंच जाए, तो वो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन में पहुंच जाती है और वो फिर अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स शो करती है। सो डोज मेजरमेंट के लिए आमतौर पे जो भी हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में होती हैं तो वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, मतलब डॉक्टर्स उसको कैलकुलेट करते हैं या नर्सेज उनको जो है ना कैलकुलेट करती है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि घरों में जो है आम तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो मेजर करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन को। सो आम तौर पे घरों में जो हमारी ज़्यादातर दवाइयाँ बच्चे जो है वो जब घरों में उनको दवाई दी जाती है तो उसमें कुछ मेजर्स इस्तेमाल होते हैं, और उसमें मेनली जो है डॉक्टर कहता है कि 1 टीस्पून दें, 1 टेबल स्पून दें। तो वो 1 टीस्पून जो है वो 5 ml के बराबर होता है और 1 टेबल स्पून जो है वो 15 ml के बराबर होता है। इस चार्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 टेबल स्पून जो है वो 5 ml के बराबर है, एक डेजर्ट स्पून 10 ml के बराबर होता है, 1 टेबल स्पून 15 ml के, और एक कॉफ़ी कप, अगर वो फुल कॉफ़ी कप जो होता है वो 30 ml के बराबर होता है। इसी तरीके से इन्फेंट्स में या जो न्यूनेट्स होते हैं तो उनमें ड्रॉपर के ज़रिए दवाई दी जाती है। तो यूएस फार्माकोपिया ने जो ड्रॉपर मतलब ऑफिशियली मेडिसिनल यूज़ के लिए बनाए होते हैं, अगर उसको वर्टिकली मतलब पकड़ा जाए और उसको फुल किया जाए उस ड्रॉपर को दवाई से, तो वो तकरीबन 20 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर जो है उसमें आते हैं, डिलीवर करता है। लेकिन ज़रूरी बात इसमें यह है कि वो जो मेडिसिन है तो उसकी जो
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या केमिकल जो नेचर होता है वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जैसे कंसिस्टेंसी हो गई, उसकी जो है वो विस्कोसिटी हो गई, थिकनेस वगैरह, तो ये वाटर से मैच करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास लिक्विड्स हैं तो उनका सरफेस और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वाटर की तरह नहीं होते, तो फिर हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये 20 ड्रॉप्स जो है वो डिलीवर करेगा। सो एक ड्रॉप के लिए आमतौर पे मेडिसिन की कैलकुलेशन में जीटीटी का एक टर्म यूज़ होता है, एब्रीविएशन होती है यूज़, तो ये इसका ख्याल रखें जब भी आपके सामने आए। अभी हम एक केस को डिस्कस करेंगे। एक फिजिशियन है, वो नर्स से कहता है कि कफ सिरप बच्चे को देनी है ड्रॉप वाइज। जो कफ सिरप हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, जिसकी जो अवेलेबल फॉर्म है 120 ml के बॉटल में आती है, जिसमें हर 15 ml में 30 मिलीग्राम जो है वो ड्रग है। अब बच्चे का वेट लिटरेचर के रेफरेंस के हिसाब से मैच करते हैं और नर्स जो है वो कैलकुलेट करती है इस मेडिसिन के डोज को, और जब वो मालूम करती है तो उसको पता चलता है कि ये इसका डोज 1.5 मिलीग्राम इस बच्चे के लिए बनता है। अब इस बच्चे को ये दवाई जो है वो ड्रॉपर के ज़रिए डिस्पेंस करनी है, उसको देनी है, तो नर्स को वो कैलिब्रेट करनी है। ड्रॉपर के ऊपर लिखा है कि ये ड्रॉपर जो है 20 ड्रॉप्स जो है पर 1 ml ये डिलीवर करती है। अब यहाँ पे बात ड्रॉप्स की आ गई और साथ में ml की आ गई, इसमें तो मिलीग्राम की का जिक्र नहीं है। तो नर्स ने इस डोज को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन कितने ml में है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 30 मिलीग्राम पर 15 ml है, तो हमने लिखा है 30 मिलीग्राम ये मेडिसिन जो है वो 15 ml में है और हमें चाहिए 1.5 मिलीग्राम। सो 1.5 मिलीग्राम ऑफ दिस मेडिसिन ये कितने ml में होगी? सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या होगी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 2 लाइक डिवाइडेड बाय 30। सो ये हमारे पास आया 0.75 मिलीलीटर। अब ml में तो हमारे पास जवाब आ गया। नाउ हमने देखा कि ड्रॉपर कह रहा है कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स वो डिलीवर करता है। सो हमारे पास 1 ml 20 ड्रॉप्स के बराबर है जो वो ड्रॉपर डिलीवर करता है। अब हमें 0.7 ml में कितने ड्रॉप ऑफ कफ सिरप जो है वो आएंगे, ताकि अगर हम बच्चे को 1.5 मिलीग्राम डोज दें जो कि 0.75 ml बनता है, तो अगर ड्रॉपर से दें तो कितने ड्रॉप्स इसमें आएंगे। सो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आता है 15 ड्रॉप्स ऑफ कफ सिरप। तो इस बच्चे का जो डोज बनता है थ्रू ड्रॉपर वो 15 ड्रॉप्स जो है उस बच्चे को डोज देना है। ये एक केस हो गया डायरेक्ट डोज कैलकुलेशन का। सो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन जब पीडियाट्रिक और इन्फेंट डोजेस की करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। वैसे तो उसमें फिर ड्रॉप फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आईवी मेडिकेशन के अपने रूल्स हैं, आईएम के अपने रूल्स हैं। हम यहाँ पे जनरली एक रूल कुछ 2-3 रूल्स हैं उस पर बात कर लेते हैं उसके फार्मूला की। एक इसमें है यंग्स रूल। तो यंग रूल के हिसाब से जब हम बच्चे के लिए डोज कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है कि डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ़ ईयर्स में लिखनी है अगर बच्चे की 12 साल 10 साल एज है, डिवाइडेड बाय एज, वही मतलब 12 साल लिख दिया अपने ऊपर तो 12 साल नीचे भी लिख दिया, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो इससे हमारे पास चाइल्ड की या पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेट हो सकती है। इससे एक और स्पेसिफिक यानी एक्यूरेट फार्मूला जो है वो है काउलिंग्स रूल का, और इसमें फ़र्क ये है कि ये कहते हैं एज एट नेक्स्ट बर्थडे इन ईयर्स। मतलब अगर एक बच्चे की एज जो है वो 11 साल और 5 या 6 महीने है
तो हमने ओवरऑल उसकी एज लिखनी है 12 साल। नेक्स्ट बर्थडे पे उसकी एज 12 साल की हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। एक और रूल है जो कि है फ्राइड्स रूल फॉर इन्फेंट, और वो है कि एज मंथ में लिखनी है डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये तो था एज के हिसाब से। बॉडी वेट के हिसाब से हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं पीडियाट्रिक डोजेज के लिए, तो उसके लिए क्लार्क रूल यूज़ करते हैं। और क्लार्क की रूल जो है वो ये है कि वेट इंटू पाउंड्स LB, ठीक है, पाउंड्स में। अब हर 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं, सो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम आपको याद रखना होगा। तो वेट इंटू पाउंड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, जितना रिकमेंडेड है उस मेडिसिन का एडल्ट डोज, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कुछ बच्चे जो है वो उनका हम बॉडी वेट नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल एक बच्चा अनकॉन्शियस है और वो उसकी एज 10-12 साल की है, तो उसके लिए कोई स्केल भी अवेलेबल प्रॉपर जिस पे उसको रख के वेट कर सकें, और मुश्किल होता है समटाइम्स। तो हम फिर उन बच्चों की डोजेज जो है वो बॉडी सरफेस एरिया के ज़रिए BSA के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, और उसका फार्मूला ये है कि बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड मीटर स्क्वायर में देख लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया इस बच्चे का कितना है, डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये हमारे पास जो है इसका डोज है। सो यहाँ पे सिंपली ये भी आप कह सकते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का ये जो पार्ट है ये बॉडी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन का है। इसको मीटर स्क्वायर में लेके मल्टीप्लाई बाय डोज पर मीटर स्क्वायर कितना आएगा, तो ये भी एक फार्मूला है। सो बॉडी सरफेस एरिया इस फार्मूले के लिए अगर हमने स्पेसिफिकली जैसे इस फार्मूले में बॉडी सरफेस एरिया का यहाँ और यहाँ से ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन इस फार्मूले में ये लिखा है बॉडी सरफेस एरिया, तो इसके लिए हमें बॉडी सरफेस एरिया का फार्मूला मालूम करना है, और वो क्या है कि पेशेंट की हाइट कितनी है मल्टीप्लाई बाय पेशेंट की वेट डिवाइडेड बाय 3600, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपके पास मीटर स्क्वायर में बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो है डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे पास डोजेज़ होती हैं तो वो आपने सिचुएशन टू सिचुएशन कैलकुलेट करनी है। दूसरा, ओरल, IM, IV, पर रेक्टल, तो हर डोज जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो डॉक्टर करते हैं कैलकुलेट करके, और सिमिलरली जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। डिफरेंट रूट के डिफरेंट डोजेजेस हो सकते हैं, और वेट के हिसाब से बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से वो डोजेज चेंज हो सकते हैं। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं सॉल्व। फॉर एग्जांपल एडल्ट डोज फिनोबार्बिटोल का 15 मिलीग्राम है। अगर एडल्ट डोज फिनोबार्बिटोल का 15 मिलीग्राम है तो पीडियाट्रिक डोजेज अगर बच्ची की एज जो है 8 साल है वो कितनी होगी। यंग रूल के हिसाब से जब हम इसमें एंटर करते हैं, यंग रूल का फार्मूला ये है कि एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर्स जो कि 8 साल है डिवाइडेड बाई एज वही 8 साल है प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 6 मिलीग्राम आ रहा है। अब मैंने कहा था कि काउलिंग रूल जो है वो यंग रूल से थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक डोजेज हमें कैलकुलेट करके दे देता है, तो यही एग्जांपल अब काउलिंग रूल से कर लेते हैं। एज एट नेक्स्ट बर्थडे, तो वो 8 साल की एज थी, नेक्स्ट बर्थडे पे 9 साल हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पे 5.625 मिलीग्राम जो है वो बच्चे का डोज बनता है फिनोबार्बिटोल का। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।